हो गया सर। ठीक है, तो कल वाला सबको याद है ना, कल वाले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने सब क्या क्या पढ़े थे। कल पहले आप लोग को इनकम टैक्स का कल आपको कौन किसको किसको भरना रहता है, वो नीड्स टू फाइल है क्या मैंडेटरी बता देंगे अमाउंट 3 लाख से अबव है। 3 लाख मतलब क्या, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो हर साल वो 3 लाख नहीं होता, वो होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब इतना से ऊपर में टैक्स लगेगा। 3 लाख से बिलो है तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 7 लाख जो बताए थे ना, वहाँ तक रिबेट मिलता है, टैक्स तो लगेगा ही बट उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है, टैक्स कुछ लगेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। बट 3 लाख है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कि 3 लाख का अगर इनकम है कुछ भी टैक्स देना नहीं है। तो अगर उससे बिलो का इनकम है तो फिर इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। उससे अबव का इनकम है या फिर अदर केसेस जो बताया कि कोई प्रॉपर्टी बेचा, टीडीएस अदा करना है, वो सब केसेस में इनकम टैक्स भरना है, और नहीं तो फिर अगर इनकम 3 लाख से बिलो है भरने का जरूरत है, ऑप्शनल है, भर सकते। देन टैक्स रेट हम लोग देखे थे, अलग अलग दो रेट था, ओल्ड टैक्स रेजिम का अलग था, न्यू टैक्स रेजिम अलग था। न्यू कौन सा था, अभी जो बाद में आया, ओल्ड वाला जो बहुत पहले से चल रहा था, फिर बाद में 2 ऑप्शन मिला था, ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स, दोनों में से जो भी जिसमें क्या ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम टैक्स, कौन सा देखेंगे, इसमें कम टैक्स रहेगा, इसको हम फाइल करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, ओल्ड और न्यू, जिसमें भी कम टैक्स आ रहा है उसको फाइल करेंगे। न्यू में क्या बेनिफिट था, टैक्स रेट कम था, स्लैब रेट डिफरेंट था और टैक्स रेट कम था उस हिसाब से। ओल्ड में क्या बेनिफिट था, डिडक्शन वो सब मिलता है, वो सब मिलता है। फिर इनकम टैक्स फॉर्म्स वही आईटीआर 1 to 7 डिफरेंट फॉर्म्स है, किसके बेसिस में, डिपेंडिंग ऑन इनकम, इसको कौन सा फॉर्म भरना है। देन फिर रिबेट वही जो बताया 7 लाख से बिलो का इनकम है तो फिर रिबेट टैक्स देना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो क्या होगा, टेक फाइनल के ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस ये क्यों जाना जरूरी है, तो इंडिया का होगा सबके ऊपर टैक्स लगेगा, इंडिया में भी टैक्स लगेगा, बाहर से भी कुछ अगर अर्निंग किया उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। बट अगर फॉरेन का है तो बाहर में जो भी अर्निंग कर रहा है उस पर टैक्स नहीं देना, इंडिया में जो कमाया उसी के ऊपर टैक्स देना। स्पेशल रेट कुछ इनकम जैसे कि लॉटरी वो सब पे अलग से फ्लैट रेट और स्लैब रेट बताया था ना, यहाँ पर कौन सा रेट लगेगा, ये जो हम कैलकुलेट करेंगे स्लैब रेट का, ये वाला कौन सा फ्लैट रेट, जैसे कैपिटल गेन उसमें फ्लैट रेट लगेगा। इंटरेस्ट कब देना, लास्ट डेट क्या है फाइनल का, 31 जुलाई। फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 23-24, इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24-25, उसका 23-24 का लास्ट डेट क्या होगा फाइलिंग का, 31 जुलाई को फाइल करेंगे, नहीं किए तो दिसंबर तक कौन सा रिटर्न भर सकते हैं, लेट वाला बिलेटेड रिटर्न भी अगर नहीं भरे तो फिर आईटीआर सब कुछ भर सकते हैं क्या, नहीं, उसमें भी है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ देना है, गवर्नमेंट का कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, अल्लाह लॉस अपना कम कर, कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो कम कर, या फिर और एडिशनल कुछ टैक्स दे रहे तो करना। इंटरेस्ट अगर टाइमली रिटर्न नहीं भरा, टाइमली टैक्स पेमेंट नहीं किया तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट कितना, 1% पर मंथ, अलग-अलग सेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, 1% पर मंथ। अगर एक भी दिन डिले हुआ तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, पूरा महीने का 1% लगता है। तीनों में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस। टेम्पररी कौन सा तीनों में, फाइनेंस है, ये दोनों परमानेंट है ना, टेम्पररी हर साल चेंज होता है ना। रेट ये सब कहाँ मिलेगा, रेट जो टैक्स का रेट है ना 5%, 10%, 15%, हाँ फरवरी में बजट फाइनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट एवरी ईयर बाय फाइनेंशियल बजट कब निकलता है, फरवरी में, इसके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर फरवरी में मान लीजिए बजट निकला फरवरी 25 में, कौन से साल के लिए एप्लीकेबल है, 25 में निकला, 25-26 रूल्स मतलब क्या होता है, रूल में आपको प्रोसीजर पता चलेगा कि अगर
अभी प्रोसेस क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि रेजिडेंशियल मतलब कहाँ क्या है, इंडिया का कि बाहर। अगर इंडिया का होगा तो इंडिया का इनकम ऐड करेंगे, बाहर का तो सॉरी इंडिया का होगा तो सब ऐड कर देंगे। इसलिए पहले वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, कितना तरह का हेड है, 5 है, कौन कौन सा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हो गया, फिर हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस अदर सक्सेस, अदर हो गया। सैलरी में क्या जाएगा, जॉब में क्या जरूरी होना चाहिए, एम्प्लॉय रिलेशनशिप चेक करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो गया, रेंटल, जो अगर सपोज अपना प्रॉपर्टी लैंड कुछ भी रेंट पे दिए हुए तो वहां जाएगा। थर्ड हो गया बिजनेस, जो कि कुछ भी काम कर रहे, जो भी बिजनेस करे या प्रोफेशन कर, जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है, वो सब प्रोफेशन हो गया बिजनेस, किसी का कुछ भी परचेज सेल हो रहा है, वो सब हो गया बिजनेस। फोर्थ में क्या था, कैपिटल गेन, इसमें क्या क्या जाएगा, लैंड बेस्ड, इन्वेस्टमेंट कोई सेल कर दिया या फिर कुछ प्रॉपर्टी सेल किया, शेयर कैपिटल, वो सब। शेयर कैपिटल से डिविडेंड मिला होगा वो कहाँ जाएगा, अदर में। इंटरेस्ट इनकम अदर में, अदर में बाकी चारों में नहीं गया तो कहाँ पर जाएगा, अदर में। रेसिडुअल इनकम उसको बोलते जो भी बच गया, अदर इनकम। फिर क्या करेंगे, पहले तो क्लासिफाई करेंगे कौन सा इनकम किधर जाएगा, ये वाला इनकम सैलरी में जाएगा कि बिजनेस में जाएगा, ये इनकम अदर सोर्स में जाएगा, कौन से हेड में जाएगा, पहले वो डिसाइड करें। आपका पूछेंगे कि आप कैसे क्या कमा रहे हैं, आप बोलेंगे मैं चाकरी करता हूँ, तो उसको फिर कहाँ जाएगा, सैलरी में। कोई बोलेंगे मैं बिजनेस करता हूँ, वो फिर जाएगा बिजनेस में। थोड़ा बहुत क्लियर है क्या, कौन सा सैलरी है, कौन सा बिजनेस इनकम है, इनको डिसाइड करने के बाद हर हेड में तुम उसका इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे कि जैसे सैलरी का टोटल कितना आ रहा है, बिजनेस इनकम टोटल कितना आ रहा है, अदर सोर्स में कितना आ रहा है। वो डिसाइड करने के बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है, बहुत बार जैसे कोई एक जन है जिसका काफी हाई इनकम में क्या होगा, टैक्स रेट, अगर किसका हाई इनकम है उसका टैक्स रेट क्या होगा, ज्यादा कम, ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, अपना टैक्स बचाने के लिए अपना इनकम जिसका कम रेट है, अगर सपोज मेरा 30% स्लैब रेट में जा रहा है, मेरे फैमिली मेंबर में किसी का 5%, तो हम क्या करेंगे, जो भी बैंक में रुपया लगा इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या करेंगे, रुपया उसके अकाउंट में रख देंगे, मेरे को 30% देना पड़ेगा, उसको 5% देना पड़ेगा, ये एक तरह से टैक्स इवेशन नहीं हो गया। वो सब में अगर सपोज जैसे कोई माइनर है, ठीक है, माइनर मतलब जो सब कुछ इनकम नहीं है, माइनर है, उसका जो भी इनकम है, अगर कोई टैक्स बचाने के लिए अपना इनकम माइनर के नाम पे कर दे रहा है, या किसी की वाइफ हाउस वाइफ है, कुछ अर्निंग नहीं है, वो अपना टैक्स बचाने के लिए वाइफ के नाम पे एफडी कर दिया, इंटरेस्ट आ रहा है, इस तरह से अपना इनकम को उधर ट्रांसफर कर रहा है, क्यों ट्रांसफर कर रहा है, क्या कहते हैं, अगर वैसा कुछ कर रहा है तो वाइफ को जो इनकम होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक्चुअल में तो उसी का इनकम है ना, वाइफ को उसके हाउस में कुछ कमा नहीं दिए, एक्चुअल रुपया तो उसी का वही दिया उनको अपना टैक्स बचाने के लिए, इसलिए वो वाला इनकम यहाँ पर ऐड करेगा, ठीक है। सेट ऑफ ये जो बता रहे हैं ना कि अगर कुछ लॉस भी होता है, अगर सपोज शेयर ट्रेडिंग की जरूरी नहीं है हर प्रॉफिट होगा, बिजनेस का जरूरी नहीं प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए, अगर लॉस होगा तो नेक्स्ट ईयर उसको एडजस्ट करें। जब हम टोटल पहले इनकम ऐड कर लिए, फिर अगर कुछ हो अपना इनकम को माइनस साइड में डाइवर्ट कर दिया, स्पाउस को डाइवर्ट कर दिया, उसको ऐड करेंगे, वो सब होने के बाद फिर सेट ऑफ, कुछ भी अगर प्रीवियस ईयर का लॉसेज होगा उसको फिर लेस करेंगे, इसका भी अलग से रूल करेंगे। सेट ऑफ करने के बाद उसका क्या आगे सब ऐड सबट्रैक्ट करके वो भी आएगा, इसके वो सब करके हम लोग क्या आगे जीटीआई, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, अभी हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम आगे टोटल इनकम इतना। अभी इसके बाद डिडक्शन, जो गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट है वो हो गया डिडक्शन। डिडक्शन क्या, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एलआईसी, वो सब जो भी डिडक्शन, अगर मान लीजिए एजुकेशन लोन है उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है
इसका भी डिडक्शन मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी है, इसका हाउस है, इसका अगर कुछ आपका इंटरेस्ट चल रहा है उसका भी डिडक्शन है। इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक कार आपकी है, इलेक्ट्रिक कार का भी जो 2 रुपये अगर लिए उसका भी इंटरेस्ट अमाउंट में डिडक्शन है, वो सब हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे डिडक्शन। ये सब लेस होने के बाद फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। ये क्या आएगा, ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस के बाद लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम आ गया। अभी टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। तो अभी हम लोग का क्या निकल के आ गया, इनकम आ गया। अभी इनकम के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। उसका जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही लायबिलिटी बेसिस में ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स ऐसे करके। और इसमें अगर कोई स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम जैसे कि आपका कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में फ्लैट रेट लगा देंगे। स्पेशल बाकी जो अदर बच गया उसमें स्लैब रेट बेसिस में कैलकुलेट करेंगे। टैक्स इसका यहाँ से निकल के आ गया। अभी टैक्स इसका सपोज 1 लाख रुपीज आ गया। अभी यहाँ पर 1 लाख रुपीज सपोज सपोज 1 लाख इसका टैक्स आ गया। टैक्स ऑलरेडी वो पे कर चुका है 20,000। तो उसको कितना देना पड़ेगा, सपोज ऑलरेडी 20 पे कर चुका है, कितना देना पड़ेगा, 80। 1 किया हुआ है, 1 उसको देना है, 20 ऑलरेडी दे चुका है, बचा कितना 80 को पे करेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स। बट सपोज अगर दिया हुआ है आपको 1.2 लाख दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट वापस कर देगा। ये वाले केस में जो ज़्यादा दे दिया उसको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड नहीं देगा तो बहुत फायदे के लिए क्या करेगा, जो भी अगर एक्स्ट्रा पे कर चुका है वो भी उसको यहाँ पर रिफंड आएगा। रिफंड में कैसे क्लेम करेगा, ये आईटीआर रिटर्न फाइल इसमें बोलेगा मेरा टोटल इनकम इतना है, टैक्स में इतना होगा, मैं इतना पे कर चुका हूँ, डिफरेंशियल जो अमाउंट है उसका। अभी ये जो टैक्स रहता है ये राउंड ऑफ टू 10 के मल्टीपल में ही पेमेंट होगा। सपोज अगर आपको 6 रुपये आ रहा है, कितना रुपये देना है, 6 10। तो ये जो है टैक्स जो कैलकुलेट होता है ना, ये 10 के मल्टीपल में कैलकुलेट होता है। पेमेंट करने के बाद फिर आईटीआर फाइल हो जाएगा। आईटीआर फाइल करने के बाद पेमेंट करेंगे कि पहले, बाद में करेंगे आईटीआर के पहले। अगर हम बाद में पेमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा तुम टैक्स पे किए, पहले पे करेंगे, पेमेंट करके जो पेमेंट को उसका डिटेल्स उसमें ऐड करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके डिटेल्स सब ऐड करेंगे, उसके बाद फिर आईटीआर फाइल। गवर्नमेंट को कुछ मालूम हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो दूसरे को बिलीव करेंगे, तो जो भी हम टैक्स पेमेंट भी कर रहे हैं उसका डिटेल्स तो वहाँ पर जाएगा। अब ये टैक्स पेमेंट में भी 2-3 तरह होगा। टैक्स जो पेड है इसमें भी 4 तरह का होगा। एक हो गया टीडीएस, और आप देखते हैं जिनका एफडी रहता है बड़ा अमाउंट का, कुछ रुपया कट के फिर आता है, ठीक है, आपको बैंक में जो एफडी रहता है इंटरेस्ट जो मिलता है कुछ रुपया कटता है, मतलब बोलते हैं टीडीएस कट गया। या बहुत जन को सैलरी में भी रहता है तो कुछ रुपया कट के फिर आता है, उनको तो टीडीएस में कट गया। टीडीएस वही हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपको जब टैक्स आपको सपोज आप कुछ बोले तो हम आपको सबको सैलरी दे दें, आपको पेमेंट करते वक्त ही हम कुछ टैक्स उसमें से काट लेंगे, काट के क्या करेंगे, आपको सपोज 1 लाख रुपये देना था, 1 लाख की जगह 10,000 हम आपको काट के 90,000 दिए, वो जो 10,000 हम आपका डिडक्ट किए वो हम डिडक्ट करके क्या करेंगे, टैक्स डिडक्ट किए, आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स देना था आपके बिहाफ में हम गवर्नमेंट को टैक्स दें। आपको जो 1 लाख दिए उसमें 10,000 काट के 90,000 दिए, जो रिमेनिंग 10,000 है हम आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को 10,000 पे करें। तो उसको भी फीस देना पड़ता है, वो जो 10,000 हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे दिए, तो जब आप रिटर्न भरेंगे तो यहाँ पर 10,000 क्लियर करें, जो है टैक्स ऑलरेडी पेड। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि 10,000 मेरा ऑलरेडी पेड है, मेरे बिहाफ पे जो भी टैक्स काटे हैं
असेसमेंट में आप खुद से अपना असेसमेंट किए कि मेरा इतना टैक्स बनता है, तो जितना भी डिफरेंस आया, यहाँ से 1 लाख है, यहाँ 20,000 के 80,000 आपका रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, जो 80,000 आप पे करेंगे वो आप सेल्फ असेसमेंट लिखा के उसको पे करेंगे। एक हो गया टीडीएस, दूसरा हो गया टीसीएस, फिर एडवांस टैक्स और एक सेल्फ असेसमेंट। एक और होता है आपका रेगुलर असेसमेंट में भी टैक्स को होता है। रेगुलर असेसमेंट के बाद सेल्फ असेसमेंट मतलब आप खुद से पे कर रहे हैं। अब अगर सपोज गवर्नमेंट कुछ नोटिस दिया कि आप कम टैक्स पे किया, नोटिस मिलेगा आपको, उस केस में नोटिस का अगेंस्ट आप ले रहे आपको रेगुलर असेसमेंट के थ्रू दे वो फिर उसमें जाता है। अभी यहाँ पे कुछ डाउट, ये पूरा प्रोसेस जो आपको करना है, आपको का जो काम रहेगा ना प्रैक्टिकल आपको करेंगे, प्रैक्टिकल में यही सब करना है। ये वाला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में ये वाला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्टली आपको वही मिलेगा। सेकेंड वाले में क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट रेट्स, ये 5 डिफरेंट रेट, ये आपको क्लाइंट बता सकता है, नहीं 5 पता चलेगा डॉक्यूमेंट देखिए। तो ये जो हम टीडीएस बोले ना, ये जो टीडीएस है, टीडीएस का डिटेल्स कहाँ से मिलेगा आपको? ये हम लोग को मिलेगा 26 से, ठीक है 26 से। ये 26 एस कहाँ पर पता दिखेगा वो अभी बताएंगे, ठीक है। अभी जो अदर सोर्स है, बैंक से जो इंटरेस्ट है, वो सब डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगा? एक तो सिस्टम क्या हुआ, उसका स्टेटमेंट मांगे, स्टेटमेंट में देख के बता दें। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी कस्टमर का सपोज 10 बैंक अकाउंट, तो आपको उसको पूरा याद नहीं है, कोई बैंक अकाउंट है ज़्यादा यूज नहीं होगा, उसका स्टेटमेंट को दिया नहीं या वो बैंक पासबुक अपडेट किया नहीं, वो सब केस में जो छूट जाएगा ना। सपोज डिविडेंड है तो बहुत सारा शेयर्स लेके रखा है, तब आप उसका बैंक स्टेटमेंट देखिए, एक एक तो चेक नहीं करेंगे कितना क्या डिविडेंड है, उसको नहीं ना कि उसका सपोज 500 पेज का बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट में 500 पेज, पूरा 500 पेज में एक प्रोडक्ट देखे क्या डिविडेंड है, वो सबका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से आएगा वो भी बता दो, ठीक है। फिर इसके बाद सैलरी वाला जो है इसका डिटेल्स मिलेगा फॉर्म 16, फॉर्म 16 मिलेगा 26 एस जो है ये टैक्स पेड जो होता है ना उसका पूरा डिटेल आ जाता है। फॉर्म 16 में क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को देता है फॉर्म 16, ये कौन देता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है। ये फॉर्म 16 है, ये कौन देगा? एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या डिटेल रहता है, क्या डिटेल होना चाहिए? पहला डिटेल क्या होना चाहिए उसका, कितना सैलरी उसको मिला, सैलरी का भी डिफरेंट उसका वेरिफिकेशन करके होगा उसमें, ठीक है। इसका 3 पार्ट आता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड एक्शन। तो एक में रहेगा कितना उसका टैक्स डिडक्ट हुआ, क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कितना उसका टैक्स मतलब पार्ट ए वो इम्पोर्टेंट है, कितना उसका इनकम है वो इम्पोर्टेंट है। अभी इनकम में भी उसका डिफरेंट रेट मिल जाता है, एचआरए कितना है, बेसिक सैलरी कितना है, पता है बेसिक सैलरी कितना है, हाउस रेंट अलाउंस कितना है, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है, उसको अलग अलग चीज़ हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है आपका सैलरी बेसिक इतना रहेगा, इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग का इतना दे देंगे, फूडिंग का इतना दे देंगे, वैसे अलग अलग जो बोलते हैं उसका इतना दे देंगे, वो सब डिटेल आपको एनेक्शन में मिलेगा। 3 पार्ट है ना, पार्ट ए, पार्ट बी और एनेक्शन। एनेक्शन में वेरिफिकेशन मिल जाएगा, एनेक्शन में वेरिफिकेशन मिल गया, टोटल इनकम का मिल जाएगा, पार्ट ए पार्ट बी टोटल इनकम मिल जाएगा। पार्ट ए में कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है तो उसका टैक्स कटा पार्ट ए में मिल जाएगा। पार्ट ए में वही कैलकुलेशन पूरा रहेगा, टोटल आपका सैलरी से इतना इनकम आया, अदर जो इनकम होता है इतना इनकम आया, इतना उसके टैक्स का, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका पूरा डिटेल लेगा, आपसे पूरा डिटेल मांगेगा, तो आप जो जो डिटेल उनको दे रहे हैं, सपोज आपका कोई अदर इनकम पे
1 लाख रुपये ऐड करेगा, ऐड करके पूरा कंप्लीट करेगा कि आपका टैक्स कितना बनेगा। किस तरह से वही सिस्टम है ना। ये जो चीज है आपका एम्प्लॉयर ये चीज को पूरा फॉलो करेगा आपके लिए, आपके तरफ से वो आपका इनकम भी कैलकुलेट करेगा, टैक्स भी कितना बनता है वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। वो आप उसको उतना इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर बस वही सब इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर सपोज कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ बताया नहीं, आपका सपोज प्रॉपर्टी है, आप एम्प्लॉयर को बताएंगे तभी ना उनको पता चलेगा, कुछ अदर इनकम है बताएंगे तो पता चलेगा। अगर आप नहीं बताए क्या करेगा वो, जितना उसके पास नॉलेज है उसी नॉलेज के बेसिस में टैक्स कैलकुलेट करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करेगा। आप अगर सपोज जो भी टैक्स पे किए आप एम्प्लॉयर को बताएंगे कि मेरा ऑलरेडी इतना टैक्स में अलग अलग जगह से पे कर चुका हूँ, इतना मेरा दूसरी जगह से टीडीएस करना है, तो वो यहाँ पर कंसिडर करके जो टैक्स है वो कैलकुलेट करेगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद क्या करेगा, टैक्स डिपॉजिट करेगा। टैक्स डिपॉजिट करने के बाद एक रिटर्न भरेगा, वो रिटर्न करने के बाद आपके फॉर्म 16 आपको देगा। फॉर्म 16 देने के बाद फॉर्म 16 के बेसिस में जो फॉर्म 16 है ना, फॉर्म 16 के बेसिस में फॉर्म 16 से डिटेल हो जाएगा फॉर्म 26 है। फॉर्म 26 से जो टैक्स पेड का डिटेल्स आता है ना, ये कहाँ से आता है, एक हो गया फॉर्म 16 के थ्रू आ गया, दूसरा हो गया जो एफडी आप होती है उसमें इंटरेस्ट बैंक देगा, बैंक में टीडीएस काटेगा, बैंक उस केस में आपको देगा फॉर्म 16 के। यहाँ हो गया फॉर्म 16, फॉर्म 16 हो गया सिर्फ एम्प्लॉयर को है, सैलरी केस में फॉर्म 16, अदर जितना भी केस रहेगा सब में फॉर्म 16 के मिलेगा। फॉर्म 16 के में क्या क्या डिटेल रहेगा, कितना उसको इंटरेस्ट मिला और कितना उसका टैक्स कटा, इसमें तो वही दो इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, इसमें तो बायोमेट्रिक का जरूरत नहीं है, बस उस पर रहेगा टोटल आपको इतना इनकम है, जैसे मतलब एक क्वार्टर वाइज होता है, क्वार्टर वाइज होगा, इस क्वार्टर में इतना इनकम को इतना आपका टैक्स कटा, ये जितना रहेगा सब क्वार्टर वाइज होगा, क्वार्टरली मिलेगा फॉर्म 16 ए मिलेगा। फॉर्म 16 ए से डिटेल कहाँ जाएगा, 26 ए। 26 ए क्या है, जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है एक पीरियड सारा डिटेल उसका 26 ए में मिलेगा। टीडीएस टीसीएस सब डिटेल कहाँ मिलेगा 26 ए, ठीक है। जो बताया ना टीडीएस टीसीएस जो बताया उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो टैक्स डिडक्शन का डिटेल भी आपको क्या मांगना है, टाइम से फॉर्म 26 ए। इसके अलावा अगर सपोज वो खुद से टैक्स पे किया, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो आपको उसके लिए क्या मांगना होगा, चलान होता है ना, चलान किया उसके लिए क्या मांगना होगा, टैक्स पेड के लिए चलान। तो टैक्स पेड के लिए दो डिटेल मांगेंगे, 26 ए और चलान। अगर सपोज वो चलान नहीं भी दे रहा है तो ऑनलाइन में हम चेक कर सकते हैं कितना वो टैक्स पे वो बता देते हैं, नहीं तो फॉर्म 26 ए मांगे, चलान को नहीं मांगे तो हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्या टैक्स पे किया क्या नहीं। सैलरी में फॉर्म 16 हो गया। फॉर्म 16 के अलावा बहुत बार क्या होता है, इलेक्शन में डिटेल्स नहीं रहता, उसके लिए हम लोग क्या कहाँ से देख सकते हैं, सैलरी स्लिप एक रहता है, मंथली उसको एक सैलरी स्लिप मिलेगा। सैलरी स्लिप कौन देगा, एम्प्लॉयर उसको देगा, एम्प्लॉयर को सैलरी स्लिप देगा। सैलरी स्लिप में इंडिविजुअल सारे डिटेल्स रहेगा। सैलरी स्लिप जो रहता है कौन से बेसिस, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, क्या रहेगा, मंथली रहता है। मंथली उसको सैलरी मिलेगा तो उसमें डिटेल्स को देगा सैलरी स्लिप में क्या आपका टोटल कितना हो रहा है, इतना हम आपको देंगे। जब भी उसको पेमेंट मिलेगा उसके अंदर सैलरी स्लिप भी मिलेगा कि आपका ये मिलेगा और आपको सैलरी का हो गया फॉर्म 16 के थ्रू। अभी जब एआईएस बोल रहे थे ना, बहुत बार एआईएस में भी रेंट पेड जो रहता है ना, तो जो भी आपका टेनेंट है, टेनेंट अगर एक हो गया लैंडलॉर्ड, एक हो गया टेनेंट। लैंडलॉर्ड कौन, प्रॉपर्टी ओनर है तो भाड़े पे दे रहा है, टेनेंट कौन होगा, भाड़े पे लेके रह रहा है। तो टेनेंट अगर कुछ टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो जो भी वो टीडीएस डिडक्ट किया है कहाँ पर आ जाएगा, 26 में भी शो करेगा, ठीक है। और 20 एआईएस क्या है, ये ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इसको नोट करना लिख सकते हैं। एंड सॉरी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फर्स्ट वर्ड क्या, एनुअल।
एक स्टेटमेंट रखो और एक है टीआईएस जो बोल रहे थे ना, टीआईएस में लिखा हुआ है। टीआईएस हो गया टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप लोग कौन है एसएससी जो टैक्स पे कर टैक्स पे कर है तो कौन है टैक्स पेयर। सिंपल वर्ड से समझ में क्या है टैक्स पेयर जो टैक्स पे कर। टीआईएस हो गया टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्स पे कर है उसका पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। टीआईएस और टीआईएस कहाँ से आता है? ये जो आपका फॉर्म 26 एएस है उससे बैंक जो आपका डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हैं आपका जीएसटी लिया हुआ तो आप क्या करेंगे? मंथली अपना जीएसटी रिटर्न भरेंगे। रिटर्न में क्या दिखाएंगे? टोटल इतना परचेज किया उतना सेल किया, तो जो भी आप वहाँ पर परचेज सेल दिखा रहे जीएसटी पे, जीएसटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन सेल करेगा किसको? इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स का इंफॉर्मेशन जो भी आएगा कहाँ पर आ जाएगा? समझे? आप अपना रिटर्न भरे, रिटर्न में बोले मेरा इतना सेल है इतना परचेज, तो जो भी आप वहाँ पर डिस्क्लोज किए कि मेरा ये इतना मेरा परचेज इतना सेल है, वो डिटेल जीएसटी वाले देते इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स वाले ने यहाँ पर शो करेंगे बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, बैंक वाले भी गवर्नमेंट को बताएंगे। आप ट्रेडिंग किए, शेयर्स सेल किए, जब भी आप शेयर्स बेचे या जब भी आप शेयर्स परचेज भी किए, परचेज के लिए कुछ भी आप किए, वो डिटेल किसको जाएगा? इनकम टैक्स को। कौन देगा? इंटरेस्ट बैंक देगा, बैंक डिटेल देगा इनकम टैक्स को। शेयर ट्रेडिंग जो भी आप लोन देंगे डिटेल इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स से फिर आएगा डिटेल कहाँ पर? एआईएस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारे जगह से इंफॉर्मेशन आपके वहाँ पर आपको मिलेगा। 26 ईयर्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंटरेस्ट जो है बैंक की इंफॉर्मेशन रहेगा, म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको हर तरह का जानकारी मिलेगा। आप जो रिटर्न भी करेंगे, जो इनकम आप वहाँ पर दिखाएंगे, आप जो यहाँ पर इनकम भी दिखाएंगे जो डिफरेंट रेट्स हैं आपका, ये जो आपको यहाँ पर कंप्यूटर करना डिफरेंट है, इसमें भी आपको टोटल करना है। ये जो टोटल है एआईएस में मैच करना चाहिए। सपोज अगर सैलरी एआईएस में दिखा रहा है 10 लाख, आपका इनकम एआईएस के हिसाब से 10 लाख है, तो यहाँ पर भी आप सैलरी में 10 लाख दिखाएंगे। 10 लाख का 9 लाख नहीं दिखा सकते, 10 का 11 बड़ी आप दिखा सकते। 10 का 11 क्यों होगा? हो सकता है कोई प्रमोशन दिया हो, तो सपोज कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, छोटा सा बिजनेस हो, वो उनका टीडीएस काटेगा, या आपको कुछ भी अदर इनकम है, आपको कुछ सपोज कैश में कुछ ट्रांजेक्शन हो गया, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, तो आपको तो उसमें टैक्स देना है, वो सब डिटेल्स तो एआईएस में जाएगा। 90% एआईएस में चला जाएगा, जो रिमेनिंग 10% है वो तो आपको मालूम है, आप उसे कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। एआईएस में जो दिख रहा है वो तो कंफर्म है। एआईएस का अमाउंट जो भी है, एआईएस में जो भी शो कर रहा है वो यहाँ पर जाना चाहिए। एआईएस में अगर दिखा रहा है कि आप 5 लाख का शेयर सेल किए, तो 5 लाख का शेयर सेल किए, अगर आप सेल नहीं किए तो फिर आपको जो इंफॉर्मेशन दिखाया है वो हम दिखा रहे हैं कि हम आपको सैलरी दें, हम दिखा रहे हैं आपको 2 लाख की सैलरी दें, एक्चुअल में 1 लाख की दिए, हमको वहाँ पर बता रहा है 2 लाख दिए, आपको फिर मेरे से बात करना पड़ेगा। एशियन गवर्नमेंट को बोल रहा है 2 लाख, एशियन बोल रहा है 1 लाख, दोनों के बीच कंप्लीट मैच नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट दोनों को पूछेगा, तो मैच नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगा? आपको नोटिस देगा। वो तो बोल रहा था आपको 2 लाख रुपये दिया, आपको 1 लाख बता रहा है, बाकी का 1 लाख पे टैक्स दीजिए, पहला नोटिस इसको जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप ये इस तरह का कुछ मिसमैच है या इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? क्लाइंट को बताएंगे आपका इसमें इतना आ रहा है। 99% केस में फॉर्म 16 का अमाउंट इसका एआईएस का अमाउंट मैच करेगा। बट अगर कभी कुछ मैच नहीं किया तो आप देखेंगे डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें, कंपेयर करके जो मिसमैच होगा आप क्या करेंगे? आप फिर उस कंपनी को जानते हैं, आपकी कंपनी को जानते नहीं है ना, जो क्लाइंट जहाँ पर काम कर रहा है अपने जान, आप क्या करेंगे? आप क्लाइंट को बताएंगे कि आपका फॉर्म 16 में इतना आ रहा है, एआईएस में इतना आ रहा है, आप एक एम्प्लॉय से बात करें। ये बहुत 5-10% केस में बहुत है, वो फिर वहाँ पर जाकर बोलेगा कि आप यहाँ पर गलत लिखा है,
फिर वो क्या करेगा, जो टीडीएस रिटर्न भरा होगा, टीडीएस रिटर्न को क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। वो रेक्टिफाई होने से क्या रेक्टिफाई होगा, फॉर्म सिस्टम रेक्टिफाई होने से क्या रेक्टिफाई होगा, 26 ईयर्स। और क्या रेक्टिफाई होगा, एआईएस सब रेक्टिफाई हो गया, मैच कर गया, मैच करने के बाद अगर आप एआईएस में 1 लाख है, आप यहाँ 99,999 में दिखा रहे हैं, तो भी चांसेस है 1 रुपये के लिए आ सकते हैं। भले आप 1 रुपये ज़्यादा दिखा दीजिए, एआईएस 26 ईयर्स सबसे कंपेयर कीजिए, अगर कहीं 1 रुपये का डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा होगा है उसी को डिफरेंस का जो है वो एक बार क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेना। 1-2 रुपये के लिए डिस्कस नहीं करना है, 10 रुपये के लिए डिस्कस नहीं करना है। बड़ा अगर अमाउंट है 10,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ बड़ा अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो क्लाइंट को बोलिए कि सर आपको ये कितना है, कितना है, और एक बार देख लीजिए, हम लोग जो ज़्यादा है ये वाले को लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस का ये भी रीजन रहता है, हो सकता है वो अगर सपोज जो क्लाइंट है पहला 3 क्वार्टर का रिटर्न भर दिया, 4th क्वार्टर का रिटर्न भरा है, तो फिर क्या होगा, कितना चाहिए या रिटर्न वो भर दिया है बट अभी एआईएस में कब अपडेट होगा, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 26 ईयर्स में कब अपडेट होगा, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी इन्फॉर्मेशन जब जाएगा वहाँ तक उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इनकम टैक्स वाले को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर वो वहाँ पर अपडेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि उस पीरियड में आप अगर चेक कर रहे हो तो मिसमैच आ रहा हो, तो आपको फिर वहाँ पर 26 ईयर्स चेक करेंगे कि वो चारों क्वार्टर का उसमें दिखा रहा है, सिर्फ 3 क्वार्टर का दिखा रहा है। मिसमैच तो और भी रीजन हो सकते हैं, एक हो सकता है कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो उसमें क्या करें, बस हम सही अपडेट करें, उसको शॉर्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सैलरी का डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, फॉर्म 16 हाउस प्रॉपर्टी का एआईएस 26 ईयर्स, इसके अलावा 9 भी बता दें, और इसका डिटेल फॉर्म 16 में भी मिलेगा। फॉर्म 16 में कहाँ पर मिलेगा, तो जो बताया था ना कि एम्प्लॉयर को आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो वहाँ पर दिखाएगा। तो कैलकुलेशन वो जो किया है पार्ट बी में जो कैलकुलेट किया है फॉर्म 16 के पार्ट बी में, अगर आप एम्प्लॉयर को बताएं कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंटल इनकम कितना है तो अभी वहाँ पर शो करेगा, अगर एम्प्लॉयर को नहीं करना है शो नहीं करेगा। हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल 92। हाउस प्रॉपर्टी में एक और भी चीज़ है, हाउस प्रॉपर्टी बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी सब लोग चुपके रुपये से नहीं खरीदता, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लोन लेके खरीदते हैं। अगर वो लोन लिया, लोन में 2 पार्ट होते हैं, एक हो गया प्रिंसिपल, एक हो गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का जो पार्ट है, इंटरेस्ट को जितना भी दिया, इंटरेस्ट कब से कब तक, उस साल ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। उस साल का जो भी इंटरेस्ट दिया, इनकम आप अगर ऐड कर रहे हैं उसमें लेस क्या करेंगे, एक्सपेंस। एक्सपेंस यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रिंसिपल एक्सपेंस नहीं है ना, वो क्या है, कैपिटल आइटम। यहाँ पर क्या लेस होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना तक लेस कर सकते हैं, 2 लाख, ठीक है। मैक्सिमम जो इसमें लिमिट है, और हर चीज़ का लिमिट होता है ना, इसका मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट का 2 लाख है। इनकम यहाँ पर ऐड होगा, तो इसमें 30% हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। सपोज आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉपर्टी इनकम है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30,000 लेस कर दिए, कितना बचा, 70 में से क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट। और उसका क्या एक्सपेंस हो सकता है, म्यूनसिपालिटी वाले हैं, जैसे यहाँ पर बीएमसी वाले कुछ टैक्स लेते हैं, म्यूनसिपालिटी टैक्स, तो जो म्यूनसिपालिटी टैक्स है यहाँ पर लेस कितना लेस होगा, जितना होगी क्या ऐड होगा, रेंटल इनकम लेस क्या होगा, पहले तो फ्लैट 30%, ठीक है, जितना भी अमाउंट हो फ्लैट उसका 30% लेस करेगा। 30% लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट कितना, 2 लाख। तो बिजनेस प्रोफेशन का डिटेल्स कहाँ मिलेगा, 26 ईयर्स का अगर सपोज बिजनेस वाला जो है वो उसका कुछ टीडीएस काटा है, वहाँ से कुछ मिल जाएगा। और जीएसटी अगर उसका है, जीएसटी से एआईएस में क्या होगा, एआईएस उसका प्रमोट मिल जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रहा, बाकी डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट बताएगा ना कितने का बेचा, कितने का करता है। अगर सपोज छोटा ट्रेडर है तो उसका जीएसटी नहीं है, अब तो एआईएस में नहीं जाएगा,
बिल कौन देगा? क्लाइंट। क्लाइंट से आपसे पूछेंगे कि टोटल पूरा साल भर में आप कितने का सेल किए, टोटल आपका प्रॉफिट कितना है। इसमें देखो प्रिजम्पटिव बेसिस से क्या, प्रिजम्पटिव बेसिस में आपको उसका जितना भी टर्नओवर है मिनिमम उसका 8% प्रॉफिट इनकम में मिलना है। प्रोफेशन है तो 50%, प्रोफेशन मालिक का खर्चा कुछ उतना रहता नहीं है। कोई अगर टीचर है तो कोई अगर डॉक्टर है, डॉक्टर का खर्चा उतना नहीं रहेगा, बिजनेस रिलेटेड खर्चा उसका क्या है। बट अगर कोई अगर दुकान पर कुछ सेल कर रहा है, उसका खर्चा में परचेज कर लिया ना, जो सामान खरीद के लाया उसको भी बेच कर, मेजर एक्सपेंसेस उसका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन तो थोड़ा कम होगा ना, 10% 20%। मेजर खर्चा क्या है, सामान का प्रोडक्ट है, इसलिए वहाँ पर 8% है। बट प्रोफेशन में वैसे कुछ है इसलिए वहाँ पर 50% मिनिमम आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। 50 से ज़्यादा कितना भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ज़्यादा जितना भी गवर्नमेंट टैक्स देगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 50 से कम होगा तो आपको ऑडिट करो। ऑडिट मतलब कोई भी सीरियस सर्टिफाई करेगा कि हाँ इसका इतना कम है। कैपिटल गेन ये आपको EIS जो भी सेल किया होगा उसका डिटेल आपको EIS में मिलेगा। EIS से सेल आप टोटल ऐड करेंगे, उसको मांगेंगे कैपिटल गेन स्टेटमेंट। ठीक है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट मतलब पूरा ये पीरियड कौन सा था, साल भर का, पूरा साल भर में आप जो भी किए परचेज सेल जो भी किए उसको ले दीजिए। अभी परचेज जो भी किया है उससे हम लोग कुछ मतलब है क्या नहीं है। टैक्स कब लगेगा, सेल में टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल माइनस परचेज। जो वो सेल किया है उस सेल के रिस्पेक्टिव में कितना में वो खरीदा था और कब खरीदा था, हम लोग को वही चाहिए। ठीक है, सारा परचेज हमको नहीं चाहिए, उस साल का भी परचेज नहीं चाहिए। अगर सपोज कोई एक शेयर को बेचा है, सपोज रिलायंस के एक शेयर को बेच दिया, और वो सपोज 1 लाख में बेचा। फर्स्ट क्या है, कब बेचा, सेल रेट, सेकंड सेल अमाउंट, दो चीज। थर्ड डिटेल क्या, प्रॉफिट लेने के लिए कब बाई किया, फोर्थ क्या, कितने में बाई किया। कब बाई किया क्यों चाहिए, क्योंकि टैक्स में आपको लॉन्ग टर्म का अलग रेट है, शॉर्ट टर्म का अलग रेट है। ठीक है, कैपिटल गेन जो है उसमें दो तरह होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलता है। इंडेक्सेशन मतलब क्या होगा, सपोज आज हम एक प्रॉपर्टी करते हैं 30 साल पहले, 30 साल पहले कितने में करते होंगे, 1 लाख में। आज के डेट पे वो 1 लाख में प्राइस कितना होगा, 1 लाख गलत हो जाएगा। अगर सपोज 1 लाख में हम करते 20 साल पहले, आज के डेट में उसको 10 लाख में बेच दें, तो जो 1 लाख में हम करते थे उसका आज के डेट का वैल्यू निकालेंगे ना। अगर हम ऐसे ही परचेज माइनस सेल कर देंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। वो तो गलत है ना कि उस समय वैल्यू रुपये का जो अमाउंट था उसका जो वैल्यू था, वैल्यू ऑफ मनी पड़े ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, उस समय का जो प्राइस था उसको हम लोग आज के डेट में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ CII कॉस्ट इन्फ्लेशन रेट डिस्क्राइब। तो उस दिन का परचेज रेट मल्टीप्लाई बाय आज का जो CII है। ठीक है, वो एक अलग कह सकता है CII इसका इतना 300 400 500 इससे अलग है। वैसे ही उस समय का परचेज प्राइस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आज का डेट का वैल्यू क्या है, आज का डेट का डिवाइड क्या करेंगे उस समय जिस साल में करते थे उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन जो रेट है उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आज का। उससे क्या होगा, क्या निकलेगा आप लोग को, प्रॉफिट जो निकलेगा उसको टैक्स लगेगा। अब अगर सपोज ये प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें डिडक्शन चैप्टर में लास्ट अदर सोर्सेज के पास मिलेगा AIS। इसके अलावा भी अगर कुछ और है तो आज पता चले तो क्लाइंट को बताएगा, तो कुछ बता रहा है राइट करना है, नहीं बता रहा नहीं होगा। इसमें सब में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, AIS और BIS दोनों में डिफरेंस क्या है। AIS का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल्स मिल जाता है, AIS को फर्स्ट में उसका समरी आ जाता है। ये सब होगी क्या आपको ये नोट कर लीजिए, देखिए 5-10 मिनट क्या करते हैं।